हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीआईबी के करंट अफेयर्स फ्रॉम 17th टू 20th ऑफ जून। ठीक है। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन इशू हो गया है और ये करंट अफेयर जो है वो आपको आरआरबी के मेंस में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो में हम इस पीआईबी की सीरीज में हम करंट प्लस स्टैटिक के हिसाब से चलते हैं। जो भी स्टैटिक कंसेप्ट्स यहाँ पे आती आएगी न्यूज़ में होंगी उसको भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना। तो आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहली न्यूज़ है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। रिसेंटली इसरो ने डेजर्टिफिकेशन एटलस रिलीज किया है। ठीक है। बेसिकली ये एटलस क्या है कि कौन से स्टेट में कितना डिजर्टिफिकेशन हुआ है उसको हम एटलस बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन एटलस बोलेंगे, है ना। और ये क्योंकि ये टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये न्यूज़ का सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने ये जो पोर्शन हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये बहुत बार आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। पहला तो ये है कि 14th सेशन जो है यूएन सीसीडी का वो इंडिया ने होस्ट किया था, है ना। और उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने ये कमिट किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टर 2030 तक रिस्टोर करेंगे। ठीक है। जो भी हमारा डिग्रेडेड लैंड है, डेजर्टिफिकेशन जहाँ पे हो रहा है, ऐसा 26 मिलियन हेक्टर लैंड हम रिस्टोर करेंगे, ये हमने कमिट किया है। ठीक है। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये डाटा मैंने रिसेंट रिपोर्ट से लिया है। यहाँ पे हमको कौन से स्टेट में कितना डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2003 का कॉलम है, ये 2011-13 का कॉलम है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1.85 मिलियन हेक्टर और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.87। ये परसेंटेज में है, नॉट मिलियन हेक्टर, परसेंटेज में है। टोटल पंजाब का 1.85% एरिया डेजर्टिफाइड था 2003 से 5 में, लेकिन वो 11 से 13 के बीच में वो बढ़ के 2.87% हो गया है ना। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे त्रिपुरा त्रिपुरा में 31% था, अब वो बढ़ के अराउंड 41%, 41.69% हो गया है। ठीक है। तो कुछ स्टेट में ये कम भी हुआ है, सभी जगह बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे 31.86% था तेलंगाना में 2003 में, लेकिन वो अभी कम होके 31.34% हो गया। काफी मतलब एकदम कम चेंज हुआ है, कम प्रोग्रेस हुई है, लेकिन हो रही है धीरे धीरे। लेकिन आप ओवरऑल इंडिया का अगर देखेंगे, ओवरऑल इंडिया में 28.76% लैंड डेजर्टिफाइड था 2003 से 5 में, लेकिन वो बढ़ के अभी 29.32% हो गया है। मतलब ओवरऑल इंडिया का अगर सिनारियो देखेंगे तो ये डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है ना। तो ये डेजर्टिफिकेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं और ये जो कमिटमेंट यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने दिया था ये भी उसी के रिलेटेड है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो लेबर मिनिस्टर है श्री गंगवार, इन्होंने एक कमिटमेंट रिट्रेट्स इन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम एम्प्लॉयमेंट सिनारियो को इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो इस ये पर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर से हमको टेक अवे ये लेना है कि इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये एक रिपोर्ट है, पीएलएफएस रिपोर्ट, है ना। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं हम इसको, पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये इशू करता है आपका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये रिलीज करते हैं। तो ये 2017-18 में पहली बार रिलीज हुआ था, उसके बाद में फिर 18-19 का रिपोर्ट ये 5-6 महीने पहले आया है ना। लेकिन कोरोना के चलते अब ये इसका जो अगला रिपोर्ट आएगा 19-20 और 20-21 भी आएगा, तो इसमें हमको रियल सिनारियो पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट में 2-4 महीने पहले ये रिपोर्ट रिलीज हुआ था, तो ये न्यूज़ में है तो ये भी हमको पढ़ना है ना। नाबार्ड जैसी एग्जाम्स में और आरबीआई जैसी एग्जाम्स में और बाकी सभी बैंकिंग के एग्जाम्स में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और यूपीएससी वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो आपको अगर
फीमेल पार्टिसिपेशन रेट पे कुछ बात करनी है, वुमन का पार्टिसिपेशन कितना है हमारी कंट्री में, उसके उस पे अगर बात करनी है तो वहाँ पे आप ऐसे आंकड़े कोट कर सकते हो। ठीक है, ये जो सिनारियो है ये है आपका 2017-18 का, और फिर ये दिया है 18-19 का। तो यहाँ पे ये फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 17.5 था 17-18 में, वो बढ़ के 18.6 हुआ है। ये बड़ा है, बहुत ही मार्जिनली बड़ा है, मतलब बहुत ही कम बड़ा है, लेकिन पूरे कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही कम है ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये जो सिनारियो है वो 2017-18 से 18-19 में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये हमको सिनारियो ध्यान में रखना है, ताकि हम हमारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में या फिर नाबार्ड में ये आंकड़े पूछ लेते हैं तो आपको ये ध्यान में होने चाहिए, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, ठीक है, पहले 6.1% था, अभी 5.8% हुआ है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बढ़ा है 37.5, ये भी बढ़ा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन और वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी बढ़ा है ना। तो ये आप नोट कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से ये न्यूज़ जो है रिसेंटली न्यूज़ में करंट अफेयर्स में था, तो इससे मैंने रिलेटेड मैं आपको स्टैटिक का डाटा कुछ बताना चाहूँगा कि ओवरऑल पावर सेक्टर जो है इंडिया में, वहाँ उसमें सेंट्रल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, स्टेट का कितना है और प्राइवेट का कितना है। अगर ये रिसेंट डाटा है, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का डाटा है, अप्रैल का। और एज ऑफ 2021 सेंट्रल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर जनरेशन में, ओनली 25%। स्टेट सेक्टर कर रहा है 27%, और पावर प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 47%। अब पावर प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है, आपकी रिलायंस पावर है ना, टाटा पावर है, ये सब प्राइवेट कंपनीज है ना। तो ये हो गया पावर जनरेशन का डाटा सेक्टर वाइज। लेकिन कौन सा मतलब थर्मल से कितना आ रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी से कितना आ रहा है, वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ये भी रिसेंट डाटा है। हम टोटल एनर्जी जो मेगावाट में जनरेट कर रहे हैं वो इतनी है, 3,82,730 यूनिट्स, या फिर मेगावाट, नॉट यूनिट्स, ये मेगावाट है। ठीक है, इतना मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें से टोटल 61% जो है वो थर्मल से आ रहा है। ठीक है, थर्मल मतलब आप इसमें कोल यूज करते हो, ठीक है, कोल से आ रहा है 61%। और जो हाइड्रो एनर्जी से आ रहा है वो है 12%, न्यूक्लियर से 1%, 1.8%, और रिन्यूएबल एनर्जी से अराउंड 25%, है ना। तो हमको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग अगर कम करनी है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज वो उनसे अगर हमको निपटना है, तो ये जो 61% है इसको कम करना पड़ेगा। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो भी यहाँ पे अभी आपको अराउंड 25% दिख रही है, इसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, हमारे INDCs का टारगेट भी है ना, कि 175 गीगावाट हमको बनाना है 2022 तक। तो ये अगर हम अचीव कर लेंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आप नोट कर लो। आपसे आपको इससे एक क्लैरिटी आएगी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, हम पावर जनरेशन में कैसा कर रहे हैं। ये तो ये आंकड़े अगर आपके हैंडी होंगे तो आप कुछ मतलब खुद से कुछ प्रोजेक्ट कर पाओगे, और कुछ सिचुएशंस आती है इकोनॉमी में उसको आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लो, ये रिसेंट डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एक न्यूज़ थी, उसमें ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये न्यूज़ में था। ठीक है ना। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आए दिन न्यूज़ में रहती है। यूपीएससी में इसमें एक बार इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ठीक है, तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है हम देखते हैं। पहले तो इसका ये विजन देख लो। इसका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये विजन है कि उनको एक क्वालिटी के लिए इकोसिस्टम जनरेट करनी है। इकोसिस्टम मतलब आप ये समझ लो कि एक पूरा सिस्टम जिससे कि क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, वो इनको जनरेट करनी है। तो उसके उसके चलते इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की थी। ये ZED मतलब जीरो डिफेक्ट ऐसा एक स्कीम था, है ना। तो ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती रहती है टू इंश्योर क्वालिटी। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये
ये बना है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्वालिटी तो आपको इंश्योर करनी है, फिर क्वालिटी आप इंश्योर कैसे करोगे, है ना? तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनको उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अब एक एक इंडस्ट्री के साथ, एक एक एंटिटी के साथ तो आप कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ये जो तीन मेजर प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया में, एक है एसोचैम, फिर है आपका सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और तीसरा है ये फिक्की। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आपके इन तीन कैटेगरीज में बढ़ जाती है। सभी इंडस्ट्री किसी ना किसी एसोसिएशन के मेंबर होती है, ठीक है? तो हम अगर इन एसोसिएशन से फीडबैक लेते रहेंगे क्वालिटी का, कैसे क्वालिटी इंश्योर करनी है, आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प चाहिए क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल क्रेडिट चाहिए, कुछ कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहाँ पे पावर अवेलेबल करके देना है ना? स्किल डेवलपमेंट कहाँ पे चाहिए, आपको लेबर में क्या स्किल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब इनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया इन तीन मेजर एसोसिएशंस के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके क्वालिटी इंश्योर करने का काम करते हैं, है ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की, वो अगर बढ़ी तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, ठीक है? एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमारे पास फॉरेक्स आएगा, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना? गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा, पैसा, उसके चलते हम और वेलफेयर स्कीम्स इंश्योर कर सकते हैं। तो ये इसका एम है ना? अगर क्वालिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपका, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। एक्सपोर्ट तो जाने दो, आप डोमेस्टिकली भी कोई चीज़ें खरीदेगा खरीदेगा नहीं, है ना? तो जितनी भी मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, है ना? तो ये सब इन तीन एसोसिएशन में बढ़ गई है, और ये क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके क्वालिटी इंश्योर कर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चीज़ अप्रूव की है। अप्रूव क्या किया है? ये जो एक्विजिशन किया है इन मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय इंडिया एडवांटेज फंड, है ना? तो ये पूरा न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट हुई है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है आपके लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? इस स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है हम देख लेते हैं। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट निकाल के आपको, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? मान लो आपको टाटा एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है टाटा। अब टाटा को कुछ एंटिटी एक्वायर करना है, ठीक है? मान लो एयर इंडिया इनको एक्वायर करना है। अब एयर इंडिया तो अभी तो लॉस में चल रही है ना? तो लॉस में चल रही है, और अगर ऐसे केस में टाटा इसको एक्वायर कर लेगी, तो हो सकता है कि टाटा की जो बैलेंस शीट हो वो अफेक्ट हो जाए, है ना? एयर इंडिया कोई छोटी कंपनी नहीं है, लाखों करोड़ की कंपनी है, और टाटा उसको अगर एक्वायर कर लेता है, और क्योंकि ये एयर इंडिया लॉस में चल रही है, तो इनका टाटा का जो टाटा सन्स का जो बैलेंस शीट है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है? अगर बैलेंस शीट अफेक्ट हुआ तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी अफेक्ट होगा, फिर शेयर का प्राइस डाउन होगा, कंपनी का वैल्यूएशन कम होगा, ऐसा ये सब चीज़ें होती है। तो टाटा क्या करेगा? टाटा एक नया ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक नई एंटिटी खोलेगा जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल खोलने से क्या होता है? जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू अगर आप एक्वायर करते हो एयर इंडिया को, तो इसका एक अलग बैलेंस शीट बनता है, एसपीवी का बैलेंस शीट अलग रहता है, इस इनका बैलेंस शीट अलग रहेगा, और टाटा सन्स का बैलेंस शीट अलग रहेगा। हालांकि टाटा सन्स एक्वायर कर रहा है, लेकिन अगर आप एसपीवी के थ्रू एक्वायर कर रहे हो, तो आपका ये जो पेरेंट कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये अफेक्ट नहीं होता है ना? और इसकी वजह से ये एसपीवी क्रिएट करके फिर एक्विजिशन करते है ना? तो ये मेजर पर्पस है एसपीवी का, यहाँ पे भी हमने वही दिया है, ये आप नोट डाउन कर लो, है ना? एसपीवी पे एक अलग से लेक्चर भी बन सकता है, लेकिन ये करंट अफेयर हम है, और उतना ज़्यादा डीप में हमको ज़रूरत नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो जो कंसेप्ट मैंने बताई है उतना ध्यान में रखिए, और यहाँ से कुछ आपको नोट्स चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली एक यूरोपियन यूनियन और इंडियन नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, नवल एक्सरसाइज। ये नवल एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज ऑफनली पूछते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने। ये एक्सरसाइज का नाम है
यूना यूनाफॉर, ठीक है, यूनाफॉर, ये आप नोट डाउन कर लो। तो लगे हाथ ये जो गल्फ ऑफ एडन है, ये भी हम देख ही लेते हैं कि कहाँ पे है ना। जोग्राफिक एंटिटी जो होती है, जो मतलब वर्ल्ड की जोग्राफी, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया आए कि भाई मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो वो एलिमिनेट करके कैसे टैकल किया जाए। नाबार्ड में इस समय लास्ट ईयर 2019 में एक इथियोपिया की कैपिटल पूछ ली थी, इथियोपिया की, है ना। तो इसलिए जो कंट्रीज न्यूज में होती है उनका आपको कैपिटल या फिर एटलीस्ट वो कहाँ पे है, किस एरिया में है, वो तो भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा इंडिया, ये है आपका यूरोप, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका, नो सॉरी साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये जो गल्फ रीजन है वो इस रीजन को बोलते हैं। ये जो रीजन हो गया आपका, ये गल्फ रीजन है। यहाँ पे है आपका सऊदी अरेबिया, है ना। फिर यहाँ पे आपको ये मिलेगा आपका यूएई, है ना, कतार, बहरीन, ये सब ये एरिया में है ना। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शायद इससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो ये न्यूज़ समझ लो कि क्या है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, एक एक वेसल जा रहा था कोलंबो से आपके हल्दिया की तरफ, ठीक है। तो उस वेसल में जो वेसल पानी के अंदर होता है वहां पे आपका फ्यूल टैंक होता है। तो उस फ्यूल टैंक टैंक जो है वो क्रैक हो गया और उससे अभी फ्यूल बाहर पड़ रहा था। तो अराउंड 120 किलो लीटर, मतलब 120,000 लीटर, 120,000 लीटर मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो गया। 120 केएल आपसे आप वहां से फ्यूल लीक हुआ है ना। तो ये जो फ्यूल लीक हुआ है उससे क्या होता है, जो मरीन बायोडायवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है। मरीन बायोडायवर्सिटी मतलब क्या है, जो ओशियनिक क्रिएचर्स है, फिश हो गया, है ना, ले देन आपकी जो कुछ भी सार्डिना, टूना, है ना, जो कुछ भी अंदर मरीन बायोडायवर्सिटी होती है, शार्क जैसे एनिमल है, ये अफेक्ट होते हैं। कोरल रीफ होता है आपका ओशन रीजन में, कोरल रीफ, वो भी अफेक्ट होता है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। अब आप जब हम बोलते हैं कि ऑयल स्पिल हो रहा है या फिर ओशनिक पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका हमको एग्जाम्पल नहीं मिलता कभी, लाइव एग्जाम्पल। इसलिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए लाया है। तो ये जो ऑयल स्पिल हो रहा है उसकी वजह से ये हल्दिया डॉक पे जाने वाली, हल्दिया डॉक पे नहीं हुआ है, ये चेन्नई के बाजू में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हल्दिया जाने वाली तो बीच में पूरे रास्ते में ये फ्यूल लीक हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है मरीन बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, ओशनिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आपको मेजर पोर्ट्स पूछते हैं, ठीक है। इंडिया के मेजर पोर्ट्स, तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये कोलकाता पोर्ट, यहाँ पे ये हल्दिया, ठीक है। ये कोलंबो जो है आपका वो श्रीलंका में है, ये श्रीलंका है आपका, कोलंबो यहाँ पे है। तो कोलंबो से ये जा रही थी आपके हल्दिया पे। तो चेन्नई के बाजू में, चेन्नई के ईस्ट में, ये कहीं पे इस एरिया में ये टैंक लीक हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे रास्ते तक ये आपका फ्यूल टैंक लीक हुआ होगा, होने के चांसेस भी है, ठीक है। तो आप ये जो यहाँ पे मेजर पोर्ट्स दिए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। कांडला यहाँ पे है, फिर ये मुंबई है, ये जेएनपीटी है, मार्मागोवा है, बैंगलोर है, कोचीन, टुटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और यहाँ पे हल्दिया है ना। तो ये मेजर पोर्ट्स है, ये सारे पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो ये आपको मैप निकाल लो आप, और मैप में ही ये पोर्ट्स आप लोकेट करो, तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा, ठीक है। मेजर पोर्ट्स बड़े बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ बिलो वाटर कौन सा है आपका, गोल नंबर 14। ऐसे तो ये गोल याद नहीं होते पूरे 17 गोल, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से हम अगर पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, हल्दिया से लेके, जो कोलंबो से लेके हल्दिया तक जो ऑयल स्पिल हुआ है, तो उससे जो बिलो वाटर लाइफ बिलो वाटर जो अफेक्ट हुई है,
उस एग्जाम्पल के हेल्प से आप ये SDG 14 आप याद रख सकते हो। SDG 14 अब क्या है ये याद में रखना है, वो है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया और भूटान में एक MOU साइन हुआ है, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस न्यूज़ में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया और भूटान में MOU साइन हुआ है एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, फिर ये और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज टू इंक्रीज सी लेवल इन लक्षद्वीप आइलैंड विल अफेक्ट एयरपोर्ट एंड रेजिडेंशियल एरियाज। ये PIB की न्यूज़ है, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, PIB दिल्ली। तो ये जो सी लेवल राइज हो रहा है, वो कितने से हो रहा है, क्या अमाउंट से हो रहा है? ये हो रहा है 0.4 mm पर ईयर टू 0.9 mm पर ईयर। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि 1 mm भी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारा बहुत बढ़िया बड़ा एरिया अगर आप कंसिडर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा पानी अंदर आने वाला है, जिससे कि रेजिडेंशियल एरिया भी अफेक्ट होगा, और एयरपोर्ट और जो भी कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती है वो भी अफेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एक केस स्टडी आपको यहाँ पे मिल रही है, आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन साइबर डोमेन से रिलेटेड न्यूज़ में थी, जिसको हम निक्सी बोलते हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं ये है क्या, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म की थी ताकि जो ट्रैफिक है इंटरनेट पे इंडिया में, ये इंडिया के बाहर से रूट ना होके अंदर से ही रूट होके हमको डाटा ट्रांसफर करने को आसानी हो। क्या होता है, आपका जो इंटरनेट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है ना? पूरे वर्ल्ड में आप अगर कुछ सर्फ कर रहे हो तो हो सकता है वो पहले US जाए, फिर यूरोप जाए, फिर आपको यहाँ पे इंडिया में दिखे। ठीक है, ये इंडिया है, मान लो ये US है, ये यूरोप है। तो ये निक्सी का काम काम क्या था, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को का पियरिंग करना, जिससे कि जो इंडिया में जो बंदा डाटा यूज कर रहा है या जो भी सर्फिंग कर रहा है, उसकी उसको इन्फॉर्मेशन इंडिया से ही मिल जाए मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? अगर ये US में जाएगा, फिर यूरोप में जाएगा, फिर उसमें टाइम लॉस होगा, फिर डाटा ज़्यादा खर्चा होगा, तो उससे दिक्कत होगी, है ना? स्पीड भी कम मिल सकती है। तो ये काम निक्सी करता था कि जो भी डोमेस्टिक यूजर्स है उनको स्पीड बढ़ाएंगे उनकी, और ये लेटेंसी जो है वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव है निक्सी का, ये आप नोट डाउन कर लो ताकि आप इसके पीछे कंसेप्ट आपको ध्यान में रहे, है ना? तो आपको चीज़ें रट्टा ना मारना पड़े। तो उसके हिसाब से ये मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे आपको दिया है। निक्सी साइबर डोमेन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी है पिछले 2 महीने से, है ना? तो इस पे आपको बैंकिंग एग्जाम्स में UPSC में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये IPDS स्कीम अंडर एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, तो ये एक न्यूज़ में है। स्कीम्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये IPDS स्कीम क्या है हम देख लेते हैं। IPDS होता है आपका इंटरनेट इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। आपका जो भी पावर सेक्टर है उसका आपको डेवलपमेंट करना है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा सब ट्रांसमिशन का, फिर मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, ये ऑब्जेक्टिव्स है, कंपोनेंट्स है इस स्कीम्स के, है ना? आपको उसमें थोड़ा साइबर भी लाना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर का रोल लाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि आपकी चीज़ें और आसान हो जाए और रैपिड हो जाए, है ना? तो ये सब चीज़ें, ये कंपोनेंट्स ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड है, ये आप नोट कर लो, है ना? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ये इतना आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ है। यहाँ पे एक जो ये निष्ठा स्कीम है, निष्ठा ये NCERT का स्कीम है, और इसके अंडर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ये निष्ठा स्कीम क्या है वो देख लेते हैं हम। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, बेसिकली ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये यहाँ पे भी किया है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ये NCERT का प्रोग्राम है ना? तो ये आप ध्यान में रखो, कई बार लॉन्ग फॉर्म भी पूछ लेते हैं, और सिंस ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स का पार्ट बन जाते हैं। एजुकेशन आपको सभी एग्जाम्स में मिलेगा।
एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चनिंग हो गया, या फिर ये एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स पे क्वेश्चनिंग हो गया, ये हर एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइफेड एक रिसेंटली न्यूज़ में था, इस पे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए ऐसा मुझे लगा नहीं, लेकिन ये ट्राइफेड इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है, तो नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पे पूछी है ट्राइफेड की, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िए और जो भी आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर ये केवीआईसी भी न्यूज़ में था इस वीक, तो इसका भी आप आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, है ना, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये। फिर ये लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसके आंसर है। ठीक है, ये विवाटेक कॉन्फ्रेंस एक हुआ था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो यहाँ पे पूछा गया है, तो वो है आपके डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे तो ये मैंने पैराग्राफ आपको दिया था और इसमें ही पूरा आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आइडेंटिफाई बेनिफिट्स ऑफ आधार फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, तो ये सभी डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो हुआ था आपका आईआईटी बॉम्बे में, है ना। फिर नेक्स्ट है ये जीएम सहाय, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना। वो किस चीज़ के लिए है, वो है इंस्टेंट क्रेडिट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप्स एंड एमएससीज। ठीक है, ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इन पार्टिसिपेशन विथ यूएनडीपी। ठीक है, ये प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन ये किए थे, तो उसका हम इस सेशन में आपको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम सबको पता है ये आईबीपीएस आरआरबी के लिए, अगर मेंस के लिए आपको जीए पढ़ना है तो आप ये पीआईबी की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्द जीए की बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जीए की एक सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर जीए की कुछ तकलीफ हो तो उससे वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी के लिए अब एनरोल भी कर सकते हैं आई एग्जाम बी में, अभी फिलहाल डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आप जल्दी से एनरोल कर लो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।